नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और हर रोज इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, और साथ ही अपने संवाददाताओं से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट। तो आज किन 3 प्रमुख खबरों की होगी पड़ताल, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है तहव्वुर राणा की तिकड़म एक बार फिर से फेल हो चुकी है। जी हां, भारत प्रत्यर्पण होना है, लेकिन उससे पहले ही तमाम तिकड़म और तमाम कोशिशें करता हुआ तहव्वुर राणा नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से इस प्रत्यर्पण को रोका जा सके। एक आखिरी और कोशिश उसकी तरफ से की गई यूएस कोर्ट ने, लेकिन उस याचिका को भी खारिज कर दिया। बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है संभल से जुड़ी। जी हाँ, आज एसआईटी के सामने पेश होंगे संभल के सांसद और बर्क के तर्क कितने चलते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब एसआईटी उनसे संभल में जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, उस हिंसा से जुड़े हुए तमाम सवाल एसआईटी आज करेगी और उसके समक्ष पेश होंगे संभल के सांसद। करेंगे विस्तार से बात इस खबर को लेकर। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है उत्तराखंड से जुड़ी। जी हाँ, जहां 4 धाम यात्रा जो लोग करने जा रहे हैं, वाहन चालकों को ध्यान देने की जरूरत है। आखिर क्यों ये बात कही जा रही है, क्यों आपको ध्यान देना है अगर आप 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। और यूएस की तरफ से तहव्वुर को भारत को प्रत्यर्पण करने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद में आतंकी तहव्वुर राणा तमाम वो कोशिशें कर रहा है जिनसे वो भारत आने से बच सके। भारत पर भी कई आरोप लगा रहा है, यूएस कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर कर चुका है, लेकिन सभी कोशिशें असफल रही, फेल रही। और अब उसके भारत आने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। हाल ही में उसने अपनी आखिरी याचिका दायर की, जिसमें कई आरोप भारत सरकार पर भी लगाए, बेतुके तर्क दिए, पर कोर्ट ने उन सभी तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। साल 2008 में मुंबई में हुए हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसे भारत आने की कोशिश यहाँ की जो तमाम एजेंसियां हैं वो पिछले कई सालों से कर रही हैं, और अब उसे भारत लाया जाएगा जहां उसके कर्मों का पूरा हिसाब होगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि तहव्वुर राणा को आखिर कैसे लगा है यूएस कोर्ट से ये झटका। तो तहव्वुर राणा की जो याचिका है वो एक बार फिर से फेल हो चुकी है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। राणा को कोर्ट से ये झटका लगा है और जल्द अब भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा को भारत आने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। हालांकि उसकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि वो भारत आने से किसी भी तरह से बच सके। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से, उस याचिका को खारिज कर दिया है सिरे से। हालांकि आपको बता दें कि पिछले महीने ही प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी गई थी ट्रंप की तरफ से कि इस आतंकी को भारत को सौंपा जाएगा, और फिलहाल डिटेंशन सेंटर में तहव्वुर राणा बंद है। 26/11 हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसे अब सीधे तौर पर हम देखें तो अब उसे भारत लाया जाएगा और भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और यहाँ पर जो उसके कर्म हैं उस कर्मों का हिसाब होगा। इसके साथ ही आखिरी याचिका में आखिर क्या कुछ तहव्वुर राणा की तरफ से बोला गया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था तहव्वुर राणा की तरफ से, और इसके बाद में पिछले ही महीने उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी तहव्वुर राणा नहीं माना और एक बार फिर से एक और याचिका, आपातकालीन याचिका जो है वो दायर कर दी गई यूएस कोर्ट में, जिसके बाद में इस याचिका में भारत पर ही कई सारे आरोप तहव्वुर राणा की तरफ से लगाए गए हैं। तहव्वुर राणा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल तहव्वुर राणा ने इस याचिका में कहा है कि पाकिस्तानी मूल का होने के कारण उसे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा, ये बात कही गई तहव्वुर राणा की तरफ से इस याचिका में। इसके साथ ही तहव्वुर राणा ने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की रिपोर्ट का हवाला अपनी इस याचिका में दिया है। इसके अलावा उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है, ये बात तहव्वुर राणा ने अपनी इस याचिका में कही है। और इसके साथ ही ये याचिका में कहा गया कि उसे भारत को ना सौंपा जाए। लेकिन इसके साथ ही तहव्वुर राणा की आखिर पूरी कुंडली क्या है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। तो पूरी कुंडली की अगर हम बात करें तो मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक है तहव्वुर राणा। हालांकि कनाडा में भी ये रहता था, कनाडा के भी नागरिकता इसे बाद में मिल गई थी। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हेडली का काफी करीबी सहयोगी तहव्वुर राणा को बताया जाता है।
इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के पद पर करीब 10 साल तक तहव्वुर राणा काम कर चुका है। 10 साल वहां पर डॉक्टरी की। उसके बाद में वहां से नौकरी छोड़ दी तहव्वुर राणा ने, और नौकरी छोड़ने के बाद में भारत के खिलाफ आतंकी जो गतिविधियां हैं उनमें वो शामिल हो गया और भारत के खिलाफ तमाम प्लान बनाने लगा। इसके साथ ही 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उसमें आतंकी संगठनों की मदद तहव्वुर राणा की तरफ से की गई, और इस हमले की पूरी प्लानिंग का भी हिस्सा तहव्वुर राणा रहा है, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। लेकिन अब जब उसे भारत सौंपा जाएगा तो भारत में ही अब उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसके कर्मों की सजा भारत में ही दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमर इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि आतंकी तहव्वुर राणा तमाम वो कोशिशें कर रहा है जिससे कि भारत उसको ना आना पड़े। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो जो याचिकाएं दायर की गई थी, फिर चाहे वो फरवरी की याचिका हो या अभी हाल ही में दायर की गई आपातकालीन याचिका हो, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यूएस कोर्ट की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि आपको पता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। इसके पहले अगर 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री ने तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन की अनुमति दे दी थी, जिसकी घोषणा 12 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की थी कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। लेकिन चूंकि तहव्वुर राणा बहुत ही शातिर अपराधी है, इसलिए वो बचने के हर तरीके खोज रहा था, चाहे कानूनी जो भी तरीके हो सकते थे कानूनी तरीके खोज रहा था, क्योंकि 1997 का जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है भारत और अमेरिका के बीच में, उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के एक्सप्लेनेशन में वो खोज रहा था कि कुछ कमियां निकल जाए ताकि उसके भारत आने का रास्ता जो है वो साफ नहीं हो पाए। लेकिन उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत ये है कि अगर कोई अपराध दोनों देशों में अपराध है और उसके पुख्ता सबूत है तो उसके एक्स्ट्राडिशन को नहीं रोका जा सकता है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है तो अब दोनों देशों के विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गए हैं। और जैसा मुझे सूत्रों से बताया गया है कि एक मार्शल सर्विस होती है, यूएस की एक मार्शल सर्विस होती है, वो मार्शल सर्विस भारत के एनआईए और अन्य पदाधिकारियों के साथ बात करेगी और उसका लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट होता है। जो उम्मीद की जा रही है कि यहां से 5 अधिकारियों का एक दल जाएगा, जिसमें कि एनआईए के अधिकारी, आईबी के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे, जो खास इसी बात के लिए जाएंगे। और वहां जो मार्शल सर्विसेज के लोगों से, उसके अलावा वहां का जो कानूनी प्रक्रिया है, सरेंडर एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो देना पड़ेगा। उस प्रक्रिया में जितना समय लगे, उस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद एक उम्मीद यह भी की जाती है कि मार्शल सर्विसेज जो है यूएस की, वह उनको, उस अपराधी को भारतीय टीम के साथ मिलकर भारत लाए और भारत में सौंपे। एक संभावना यह भी होती है कि मार्शल टीम जो है अमेरिका के एयरपोर्ट पे भारतीय टीम को सौंप सकता है। इस बात की, लॉजिस्टिकल बात की अभी चर्चा होगी जब भारतीय टीम वहां पहुंच जाएगी। तो यह कह सकते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब लॉजिस्टिकल प्रक्रिया है। और एक बार जब दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हो चुकी है तो एक तरीके से कहें कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से यह रास्ता साफ है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। और इसके पीछे का पूरा जो बैकग्राउंड देखेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से अमेरिका में माहौल बना। खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में भी आतंकवाद के खिलाफ, क्रिमिनलिटी के खिलाफ बहुत ही सख्त रूप बनाए हुए हैं। तो माना जा सकता है कि तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन होगा, वह अमेरिकी कोर्ट के अंदर जो संवेदनशीलता बढ़ी है आतंकवाद के खिलाफ, उसका नतीजा, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो आतंकवाद के खिलाफ जो एक सख्त रूप अपना है उसका नतीजा, और भारतीय विदेश नीति और भारत में आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया में माहौल बनाया गया उसका नतीजा है। जी इसी के साथ अखिलेश, जो आखिरी याचिका लगाई गई थी इसमें कई सारी बातें कही गई, भारत पर कई सारे आरोप लगाए गए, बेतुके तर्क इस याचिका में दिए गए और कहा गया कि क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का है इसलिए उसे प्रताड़ित किया जाएगा भारत में। बताइए, इस तरीके की वजह इस याचिका में दी गई है? देखिए, सूत्रों की तो खबर यह भी है कि पाकिस्तानी मूल का वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचवानी का रहने वाला है, और वो जब पाकिस्तानी सेना के अंदर डॉक्टर के पद पे काम कर रहा था तो उसको वहां स्पाइंग और इंटेलिजेंस की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। वो एक हार्डन क्रिमिनल है पाकिस्तान का, और एक योजना के तहत उसे पाकिस्तान के साथ भेजा गया था, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई जो है लगातार, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के मामले में एक उसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। और यह जो तहव्वुर राणा है न सिर्फ भारत बल्कि डेनमार्क के भी एक ऑपरेशन का अपराधी है, जिसमें कि अमेरिका में उसे 13 साल की सजा मिल चुकी थी।
और कोविड-19 के समय उसको रिहा किया गया था। उसके बाद फिर 2020 में फिर उसको गिरफ्तार किया गया भारत के में आतंकवाद फैलाने के और 26/11 के आरोप पे। तो निश्चित तौर पे एक हार्डन क्रिमिनल है और हार्डन क्रिमिनल जो होता है वो बहुत ही शातिर होता है। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको भारत में तंग किया जाएगा, हम पाकिस्तानी है इसलिए भारत में तंग किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है, उस अमेरिका की न्याय व्यवस्था में को जब यह भरोसा हो गया कि जो प्रक्रिया है आतंकवादियों को ट्रीट करने का, उस प्रक्रिया के तहत भारत में इसके बारे में न्याय किया जाएगा, तो उसी के बाद ही एक्स्ट्राडिशन की अनुमति दी जाती है। बिना पूरी जांच पड़ताल किए हुए, बिना आश्वस्त किए हुए दुनिया की दूसरी अदालत किसी दूसरे देश में एक्स्ट्राडिशन की अनुमति नहीं देती है। तो अब तहव्वुर राना का ये जो तर्क था, ये तर्क पूरी तरह खारिज हो गया। और ये था कि कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, उस तरह की बात उनकी हो रही थी। तो ऐसे में तहव्वुर राना के साथ पास जब कोई चारा नहीं था तो यही धर्म का आरोप और पाकिस्तान भारत का आरोप। लेकिन अंत में तो आतंकवाद के फैलाने के दोषी हैं आप, आतंकवाद को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के दोषी है। बात अमेरिका में भी साबित हो चुकी है। और इसके अलावा एक और भी बात बताऊं कृतिका, कि वो जो हमला हुआ था 26/11 का हमला, उस हमले में अमेरिका के भी 6 नागरिक मारे गए थे, इजराइल के 6 नागरिक मारे गए थे, इंग्लैंड के 3 नागरिक मारे गए थे, कनाडा के 2 नागरिक मारे गए थे, नीदरलैंड के, फ्रांस के 33 विदेशी नागरिक उसमें मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को इसकी आतंकवादी हरकतों की वजह से हुआ है। इसलिए इसके प्रति कोई सहानुभूति न अमेरिकी कोर्ट में है, न दुनिया के किसी अन्य देश में। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़ी हुई इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का भी अब रुख कर लेते हैं न्यूज़ पंच में। और ये अगली महत्वपूर्ण खबर है संभल से, जहां आपको बता दें कि संभल से ये अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पिछले साल 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और इस हिंसा की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क फंसे हुए हैं, जिसके बाद अब आज सांसद बर्क एसआईटी के सामने अपने बयान दर्ज कराएंगे। एसआईटी आज संभल हिंसा से जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब सांसद बर्क से पूछेगी। फिलहाल सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और देखना होगा कि जब सांसद बर्क का सामना एसआईटी से होगा तो क्या निकलकर सामने आता है। कौन कौन से सवाल सांसद बर्क से किए जाते हैं, इस पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। लेकिन साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से भी चर्चा इस पूरे मामले पर। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है। तो आज बर्क जो है वो अपने तर्क देते हुए नजर आएंगे। पिछले साल 24 नवंबर को ये हिंसा हुई थी संभल में, जिसके बाद में अब आज इस पूरे मामले में एसआईटी के सामने वो पेश होंगे और एसआईटी की तरफ से जो तमाम सवाल किए जाएंगे उनका जवाब देते हुए सांसद बर्क नजर आएंगे। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान ये पूरी हिंसा हुई थी। दरअसल जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान कई सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और हिंसा करते हुए नजर आते हैं। बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली आवास पर नोटिस भेजा गया था सांसद बर्क को, जिसके बाद में सांसद बर्क ने खुद 8 अप्रैल यानी कि आज का दिन तय किया था कि आज वो बयान देंगे। आज वो बयान देने के साथ ही जो सवाल हैं एसआईटी के, उन सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ ही इस पूरे मामले में सांसद और विधायक के बेटे को भी तलब किया गया है एसआईटी के सामने। अब आज जब सवाल जवाब होंगे तो उस सवालों में क्या कुछ सवाल किए जाते हैं सांसद बर्क से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बर्क पर आखिर क्या कुछ आरोप हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 22 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का आरोप है सांसद बर्क पर कि 22 नवंबर को उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और इसके साथ ही विधायक के बेटे पर बवाल के लिए भड़काने का भी आरोप है। तो ये तमाम कई सारे आरोप इस वक्त सांसद बर्क पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही बवाल की साजिश रचने और भीड़ को इकट्ठा करने का भी आरोप सांसद बर्क पर है। अब आज एसआईटी जब पूछताछ करेगी तो कई चीजों को लेकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सांसद पर हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप है। इसके अलावा सांसद के खिलाफ 24 नवंबर को ही एफआईआर भी दर्ज की गई थी। फिलहाल अगर आज की बात करें तो संभल में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। इसके साथ ही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं। कृष्ण कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बयान देने के लिए तय समय पर ही सांसद आएंगे और जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। फिलहाल सांसद बर्क पर कई सारे आरोप हैं और उन कई सारे आरोपों में अब देखना होगा कि सांसद बर्क पर जब सवाल जवाब एसआईटी करेगी तो वो किस तरीके का तर्क देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सांसद बर्क पर हिंसा की साजिश करने का
ये आरोप है। इसी के साथ ये भी कहा गया एसपी की तरफ से कि सुरक्षा कड़ी रहेगी और शहर में चौकसी बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही इस संभल हिंसा की पूरी टाइमलाइन क्या है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि संभल मस्जिद विवाद की अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी 19 नवंबर को, जिस पर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था 19 तारीख को, और फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक सर्वे का ये आदेश कोर्ट ने दिया था अपनी इस सुनवाई के दौरान। इसके बाद में 24 नवंबर को 2024 में यानी कि पिछले साल मस्जिद में दूसरा सर्वेक्षण शुरू हुआ था, और जब सर्वे शुरू हुआ तो सर्वे के दौरान ही वहां पर हिंसा होने लगी। कई सारे लोग वहां पर अचानक से पहुंचते हैं और हिंसा करते हुए नजर आते हैं। इस हिंसा में उस दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए थे। साथ ही 20 से ज्यादा पुलिस जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी इसमें जख्मी हुए थे। साथ ही आपको बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पूरा मामला भी दर्ज किया गया। विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी एक्शन 25 नवंबर 2024 को लिया गया, तो ये पूरा मामला भी दर्ज किया गया और एक के बाद एक कार्रवाई करती हुई टीम नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोक दी थी 29 नवंबर 2024 को, जिसके बाद में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद 1 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 2024 को न्यायिक जांच आयोग ने संभल और जामा मस्जिद परिसर का दौरा इस दौरान वहां पर किया गया था। जिसके बाद में 6 दिसंबर की अगर हम बात करें पिछले साल की, तो संभल हिंसा को लेकर संसद में भी काफी हंगामा उस वक्त देखने को मिला। 10 दिसंबर की बात करें तो संभल हिंसा में 4 और आरोपियों और साथ ही 39 हिंसा फैलाने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जिन जिन लोगों ने इसमें हिंसा फैलाई। 18 तारीख और 18 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और साथ ही इस गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग उनकी तरफ से की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो विकास, अगर हम देखें तो आज सांसद बर्क एसआईटी के सामने जब पेश होंगे तो तमाम सवालों के जवाब वो देते हुए नजर आएंगे कि आखिर 24 तारीख को वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और 22 तारीख को जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप है भड़काऊ भाषण का, उन तमाम चीजों को लेकर आज जवाब देने होंगे, अपने तर्क सामने रखेंगे एसआईटी के। जी बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आज एसआईटी के सामने जब वो पेश होंगे वो तमाम सारे सवाल जो विवेचना में निकल कर आए हैं वह उनसे सीधे पूछे जाएंगे, इसका जवाब एसआईटी के सामने वो देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो जफर अली की गिरफ्तारी की गई है, जामा मस्जिद के जो सदर हैं, उन पर जो विवेचना दाखिल की गई थी उसमें इस बात को बताया गया था, जो निकल कर सामने आ रहा है कि जो उनकी कॉल डिटेल थी उसमें जफर अली से 23 तारीख को जियाउर रहमान बर्क की बात हुई थी और उन्होंने ही कहा था कि वहां पर भीड़ इकट्ठा की जाए और वहां पर किसी भी तरीके का सर्वे न होने पाए, ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न कराई जाएं। तो निश्चित रूप से ये सारे सवाल होंगे कि आपकी कितने बार बात हुई, क्या उससे पहले बात हुई, और उस सीडी के भी साथ में जो दाखिल की गई है, जो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें कुछ भड़काऊ बातें कही थी, वो तमाम सारे सवाल होंगे। और इसके पीछे साथ साथ तमाम ऐसे सवाल भी होंगे, वहां पर जो भीड़ अचानक से एकत्रित होती है उसके पीछे पीछे आपके मंशा क्या थी, वहां रहना 24 तारीख को यह जरूरी नहीं था, उससे पहले वहां पर क्या साजिश रची गई वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस घटना को लेकर लगातार एसआईटी जांच कर रही थी, तमाम सारे तकरीबन 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, यहां तक कि वहां पर जो कारतूस के खोखे बरामद हुए थे उनका पाकिस्तानी खोखे तक वहां पर बरामद हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से एक गंभीर और बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में अभी तक जियाउर रहमान बर्क बचते रहे हैं, लेकिन अब सीधे जब उनको सम्मन पेश किया गया था उसके बाद आज की तारीख दी गई थी, तो एसआईटी के सामने आमना सामना होगा और तमाम सारे वो सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिन पर सीधे बात होगी और वो गुत्थी जो अनसुलझी है वो सुलझेगी। जी बिल्कुल, अगर इससे पहले हम देखें तो कई सारे सवाल जवाब अभी भी किए जा रहे हैं और पुलिस की अगर हम बात करें तो कई सारे नामों का जिक्र किया गया है इस चार्जशीट में, कई गिरफ्तारियां भी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें काफी ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और इनमें सारिक साठा गैंग से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जो हथियार सप्लायर गुलाम है वो गिरफ्तार किया गया था, जिसने वहां पर हथियार भेजे थे, वहां पर पहुंचाए थे घटना स्थल पर, जिनसे लोगों की मौत हुई थी। चूंकि वहां पर जिन लोगों की मौत हुई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है, क्योंकि वह गोली किसी भी
प्रकार से पुलिसकर्मी उपयोग नहीं करते जी। हैं। और साथ साथ वहां पर एक और सवाल उभर के आया था जो विवेचना के दौरान पिछली पेशी में बताया गया कि जो सदर थे जामा मस्जिद के जफर अली, उन्होंने तुरंत ही एक बात कही थी कि पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जबकि वह उस समय उस जगह मौजूद भी नहीं थे जहां यह घटना थी, वो मस्जिद के अंदर थे। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं कि आप प्रशासन और पुलिस के ऊपर आरोप लगा देते हैं, उससे पहले आप सांसद से बात करते हैं और सांसद उनको क्या क्या निर्देश देते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि वहां पर ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो पाए कि जैसे कि वहां पर सर्वे कराया जा सके। वो सारे सवाल हैं और कितने मंसूबे और आगे के थे, ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी जब आमना सामना होगा एसआईटी का और सांसद का। चलिए, इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार विकास बनाए रखिएगा और ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और चौथी प्रमुख खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये प्रमुख खबर है। चारधाम यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तमाम तैयारियां इस वक्त तेज कर दी हैं और इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार की रणनीति बेहद ही सख्त और सुनियोजित है। राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान डॉक्टर रावत ने साफ कहा कि तीर्थ यात्रियों को हर हाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और आपातकाल में कोई भी जीवन संकट में ना रहे। तो वहीं इस यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने भी एक्शन मोड में कदम बढ़ा दिए हैं। आखिर किस तरीके से सुगम होगी ये चारधाम यात्रा, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा 2025 को लेकर और इस बार की यात्रा कितनी सुगम होगी, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। जी हां, उत्तराखंड सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं और इस बार की जो यात्रा होगी वो पहले के मुताबिक इस बार ज्यादा सुगम होगी। जोरों पर है उत्तराखंड सरकार की तमाम तैयारियां, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही हर तीर्थ यात्री को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं इस बार चारधाम यात्रा के दौरान मिलती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में कई चीजों को लेकर डिस्कशन भी हुआ है, चर्चा भी हुई। चारधाम मार्गों में 49 स्थायी और साथ ही 25 अस्थायी मेडिकल यूनिट्स रहेंगी, 154 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, साथ ही 17 एएलएस और एक बोट एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात रहेगी और आपात स्थिति में हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। तो यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। एम्स ऋषिकेश या फिर दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे 108 एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम भी घटाकर 15 मिनट कर दिया गया, यानी कि 15 मिनट में ही एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। मेडिकल रिस्पांस पॉइंट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी इस बार की गई है। तो इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो काफी सुगम होती हुई नजर आएगी। निजी अस्पतालों की भी भागीदारी होगी सीधे तौर पर अगर हम देखें तो। इसके साथ ही 40 विशेषज्ञ डॉक्टर इस वक्त वहां पर रोटेशन के तौर पर तैनात रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही जहां स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर मजबूत हो रही हैं, दूसरी तरफ एक्शन मोड में परिवहन विभाग भी नजर आ रहा है। किस तरीके से, उस पर भी नजर डालते हैं। तो एक्शन मोड में किस तरीके से परिवहन विभाग है वो आपको बता दें, क्योंकि यात्रा मार्गों पर वाहन चालकों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और चप्पल सैंडल पहनकर वाहन को आप नहीं चला सकते हैं, ये सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ जूते या फिर बूट पहनकर ही ड्राइविंग की अनुमति दी गई है, क्योंकि परिवहन विभाग इस वक्त एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर धारा 177A के तहत जुर्माना भी तय कर दिया गया है। चालान या फिर जो डीएल है उसको निलंबन करने की भी कार्रवाई वहां पर की जा सकती है अगर आप चप्पल पहनकर या सैंडल पहनकर अपने वाहन को चलाते हैं। तो प्रत्येक वाहन में फर्स्ट एड किट रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आपके वाहन में अगर आप वहां पर जा रहे हैं अपने वाहन से तो फर्स्ट एड किट आपके वाहन में जरूर होनी चाहिए।
सड़क हादसे की स्थिति में तुरंत ही प्राथमिक उपचार संभव हो, इसीलिए फर्स्ट एड किट को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जिम्मेदारी और सजगता को भी यात्रा है, चारधाम यात्रा। और साथ ही अगर हम देखें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अवधेश नौटियाल, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं इसी बीच। तो अवधेश, सीधे तौर पर हम देखें तो जो लोग इस बार चारधाम यात्रा करते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं अपने वाहनों के जरिए, उनके लिए खासतौर पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप चप्पल पहनकर या फिर सैंडल पहनकर वाहन नहीं चला सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपका डीएल भी निलंबित किया जा सकता है। जी बिल्कुल कृतिका, जो राज्य सरकार है सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें ले रही है। आगामी 30 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, और सरकार का पूरा प्रयास है कि जो पिछली बार जो कुछ चीजें जो रह गई थी वो इस बार दुरुस्त रहे। सरकार का पूरा फोकस है कि जो उत्तराखंड जो भी चारधाम यात्री देश दुनिया से आए वो सुरक्षित यात्रा करे और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। इसको लेकर सरकार हर पहलू पर काम कर रही है। इसको लेकर जो सचिव स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार बैठकें ले रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सुरक्षित, बिल्कुल फूल प्रूफ सुरक्षित यात्रा होनी चाहिए, खासतौर से स्वास्थ्य को लेकर। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो जगह जगह पर जो है चेक पॉइंट बनाए गए हैं, टेलीमेडिसिन की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य जांच केंद्र हैं, 12 भाषाओं में एसओपी जारी कर दी गई है, हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही 12 अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ताकि आम आदमी जब यात्रा पर आए उसको पहले अवेयरनेस रहे। खासतौर से केदारनाथ की यात्रा पर विशेष फोकस है। इधर उत्तराखंड के अलावा जो अन्य राज्यों के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जो मानव सेवा के नाते उत्तराखंड में सेवाएं देना चाहते हैं, मरीजों का जो यहाँ यात्री हैं उनको अपनी सेवाओं का लाभ देना चाहते हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। इसके लिए वहां को सचिवों को पत्र लिखा गया है कि अगर आपके यहाँ के कोई भी चिकित्सक चारधाम यात्रा में सेवाएं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। सरकार ने हर चीज पर प्लानिंग की है, खासतौर से स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रखा है। ऋषिकेश सहित चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों की जगह जगह स्वास्थ्य जांच होगी। कुछ भी स्थिति यात्री की संदिग्ध पाए जाने पर उसको सलाह दी जाएगी। साथ ही जो मेडिसिन की सुविधा है वो उपलब्ध की जाएगी। टेलीमेडिसिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। किसी भी यात्री को यात्रा मार्ग पर कोई भी समस्या आती है तो उसको लेकर चिकित्सक जगह जगह तैनात है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से सलाह देंगे। खासतौर से बात करूं परिवहन महकमे की, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाएं जो हैं ये कार या बसों के माध्यम से आती है, तो परिवहन विभाग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है कि जूते या बूट पहनकर ही आप गाड़ी चला सकते हैं, चप्पल या सैंडल पहनकर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि चप्पल और सैंडल स्लिप करते हैं, ब्रेक मारते समय समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए जो है इस बार हर विभाग, चाहे वो पर्यटन हो, परिवहन हो, स्वास्थ्य हो, धार्मिक पर्यटन हो, तमाम विभाग फूल प्रूफ तरीके से काम कर रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 1 से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।